हेलो फ्रेंड्स। आईबीएस वाले वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और बहुत सारे मैसेजेस मिले। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने संपर्क किया और उन्हें काफ़ी फायदा भी हुआ। ज़्यादातर लोग ठीक भी हो चुके हैं और उनकी दवाइयाँ भी बंद हो चुकी हैं। जिन्होंने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। कुछ व्यूअर्स ने कुछ सवाल भी उठाए हैं और ये वाजिब भी है कि क्या आईबीएस सच में पेट की बीमारी है या मन की, क्योंकि अब तक पेट के डॉक्टर ही इसे ट्रीट करते आ रहे हैं। इस वीडियो में आईबीएस के डायग्नोसिस का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि साइंटिफिक कम्युनिटी क्या कहती है और कहाँ रिसर्च की आवश्यकता है। आईबीएस को फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर भी कहते हैं। फंक्शनल डिसऑर्डर क्या होता है आइए समझते हैं। वैसे तो इंटरनेट पर कहीं भी इसका डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, पर यहाँ मैंने एक रेफरेंस दिया है साइंस डायरेक्ट, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और साइंस की दुनिया में काफ़ी फेमस है, जिसमें कई सारे जर्नल्स प्रकाशित होते हैं। उसके अनुसार फंक्शनल डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी को कहते हैं जिसमें शारीरिक लक्षण तो होते हैं पर उसका कोई भी कारण पता नहीं होता है, या अगर कारण पता भी होता है तो उससे इस बीमारी के लक्षण ठीक से एक्सप्लेन नहीं होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी एफएनडी, ये एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है मेडिकल की दुनिया में। यह भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें शब्द तो न्यूरोलॉजिकल हैं पर न्यूरोलॉजी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, और पूरी दुनिया में इसे मनोचिकित्सक या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही ट्रीट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि इस बीमारी को मानसिक रोग की ही श्रेणी में रखा है। ये एक बहुत ही विचित्र बीमारी है और हम सब ने अपने आसपास में। तो वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ का नाम तो हम सब ने सुना ही है, पर हम सब इसके बारे में थोड़ा कम ही जानते हैं कि ये संस्था दुनिया के सभी बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए क्राइटेरिया भी बनाती है, यानी कौन सी बीमारी में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, और कुछ सालों में इसका रिवीजन भी होता रहता है। इस बुक का नाम है आईसीडी यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। वर्तमान में इसका 11वां एडिशन चल रहा है, जिसे आईसीडी 11 के नाम से जानते हैं। आईबीएस के रहस्य को जानने के लिए सबसे पहले हम आईसीडी 10 में चलते हैं। आईसीडी 10 को समझना थोड़ा आसान है, इसीलिए मैं इसके जरिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आईसीडी 10 के अनुसार आईबीएस को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर की श्रेणी के 58 में रखा गया है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी भी है। लेकिन साथ ही अगर हम मानसिक रोग की श्रेणी में देखें तो इसके लिए कोई अलग डायग्नोसिस नहीं है, पर अगर हम गहराई से देखें तो यहाँ एक कैटेगरी है F45.3। यह कई बीमारियों का समूह है और लगभग हर सिस्टम की वैसी बीमारी शामिल है जिसका मेडिकल एक्सप्लेनेशन अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर साइकेट्रिस्ट इसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। इस कैटेगरी में आखिर क्या लिखा है? सुविधा के लिए मैंने आईसीडी के ही सेंटेंस को गूगल ट्रांसलेट के जरिए ट्रांसलेट किया है। इसमें क्या लिखा है? रोगी लक्षणों को इस प्रकार बताता है मानो वे शरीर के किसी सिस्टम या किसी ऑर्गन के फिजिकल इलनेस के कारण हो, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो इस कैटेगरी में रखे गए हैं, जिसमें पेट से संबंधित कुछ बीमारी का नाम भी लिखा है। तो इस कैटेगरी में उस फंक्शनल बीमारियों को रखा गया है जिसमें लक्षण बिल्कुल शारीरिक जैसे दिखते हैं पर शरीर में कोई भी गड़बड़ी नहीं। अब सबसे खास बात, इसी कैटेगरी में जब थोड़ा और नीचे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? F45.32 यानी लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट टाइप, जिसमें बीमारियां जिसके पेट में बाकी फंक्शनल बीमारियों के साथ इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम भी शामिल है ना हैरान करने वाली बात? एंजाइटी और डिप्रेशन इसका हिस्सा नहीं, बल्कि इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम खुद ही एक मन से जुड़ी हुई समस्या है। ऐसा नहीं है कि ये कोई छुपी हुई बात है, इसे सभी साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से जानते भी हैं और उसका पूरी तरह से इलाज भी करते आ रहे हैं। और मजे की बात है कि ज्यादातर मरीज ठीक भी हो जाते हैं और उनकी दवाइयां बंद भी हो जाती हैं। कैसे? ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। डायग्नोसिस का दूसरा एक और पहलू है कि बहुत सारी मानसिक बीमारियों में भी पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिसे सोमैटिक सिम्टम्स भी कहते हैं। पर अक्सर फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट उन सिम्टम्स के बारे में मरीज से पूछते नहीं हैं, या अगर उन्हें थोड़ी हिंट मिल भी जाए तो कुछ एंटी डिप्रेशन दवाइयां देकर छोड़ देते हैं। पर सिर्फ दवा इसका इलाज नहीं है। जब तक कि आईबीएस या आईबीएस जैसी समस्याओं के बारे में अच्छे से समझ न लिया जाए
कई पेशेंट तो सिर्फ साइकोथेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं। डायग्नोसिस का तीसरा पहलू यह भी है कि क्या अगर जांच में कुछ नहीं भी निकलने के बाद डॉक्टर अक्सर आईबीएस है ऐसा बोल देते हैं। पर क्या आईबीएस का डायग्नोसिस सिर्फ इसी के आधार पर होता है? पूरी दुनिया में आईबीएस के डायग्नोसिस के लिए जो क्राइटेरिया यूज किया जाता है उसे रोम 4 क्राइटेरिया कहते हैं। अब ये क्या बला है रोम 4 क्राइटेरिया? रोम फाउंडेशन एक साइंटिफिक संस्था है जो पेट से संबंधित बीमारियों पर रिसर्च भी करती है और उसके लिए नए नए नियम भी बनाती है। दुनिया भर में ये एक प्रतिष्ठित संस्था है जिसका साइंटिफिक कम्युनिटी में काफी नाम भी है। इसने पेट से संबंधित कई सारे फंक्शनल डिजॉर्डर के बारे में मेंशन किया हुआ है जिसमें आईबीएस भी शामिल है। इसके अनुसार 3 महीनों में कम से कम एक दिन प्रति सप्ताह पेट में अगर बार बार दर्द है तो उसे एक आवश्यक क्राइटेरिया माना गया है। उसके बाद शौच से संबंधित या शौच की फ्रीक्वेंसी में बदलाव या उसकी कंसिस्टेंसी में बदलाव होना चाहिए। पर क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज्यादातर मामले ऐसे आते ही नहीं हैं जिसमें पेट दर्द हो, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वह वही मिसिंग है। अगर दर्द है ही नहीं तो फिर आगे आईबीएस के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, यानी ये आईबीएस है ही नहीं। तो अक्सर मरीज एक बैग भरकर प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट और पूरा देश मेडिकल टूर करके आते हैं और सबसे पहले बोलेंगे कि सर आईबीएस का इलाज कराना है। मेरा पहला सवाल होता है कि क्या पेट दर्द होता है? तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं। क्या आप अभी इस वीडियो को पॉज करके सोमेटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसफंक्शन लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टाइप गूगल पर टाइप कर सकते हैं? आपको अभी दिख जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आईसीडी-11 में इसे बॉडीली डिस्ट्रेस डिसऑर्डर में रखा गया है। यहाँ पर मैं एक बात साफ कर दूं कि पेट की बीमारियों में सिर्फ इतना ही नहीं है जो हम नैरो होकर सोचें। इसके लिए जरूरी है कि पेट की बाकी बीमारियां जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जैसे आईबीडी भी कहते हैं और क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोनिक इन्फेक्शंस और पाइल्स या कैंसर जैसी बीमारियों को रूल आउट करना बहुत जरूरी है। आजकल जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं उन सब में इन बीमारियों को रूल आउट करने का बहुत ही आसान उपाय है और आमतौर पर मरीज इसकी जांच करवा करके ही आते हैं और क्लियर हो लेते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, खासकर इंडोस्कोपी और सीटी स्कैन जैसी चीजें। इसके डायग्नोसिस में सबसे खास बात यह है कि शारीरिक लक्षण तो होते ही हैं पर इसकी चिंता बहुत ज्यादा रहती है, यानी हर समय आपका दिमाग पेट और उससे होने वाली परेशानियों पर टिका रहता है। आप एक बात और भी गौर करेंगे कि अगर आप काफी व्यस्त हैं या खुश हैं तो आईबीएस के लक्षण भी कम दिखता है और अगर आप तनाव में हैं या अकेले हैं तो लक्षण कुछ ज्यादा ही दिखते हैं। यानी इसका सीधा संबंध आपके मन और मन में उठने वाले तनाव और भावनाओं से है। हम सब कभी न कभी बीमार पड़ते हैं, किसी शारीरिक रूप से बीमार पड़ते हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि पूरा समय हमारा ध्यान अपने उसी बीमारी पे रहता है। हम सब अपना अपना काम करते रहते हैं, जैसे किसी को अगर एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है या किसी को पेसमेकर लगा है या कोई डायबिटीज या हाइपरटेंशन से जूझ रहा है, तो भी ये लोग अपना अपना काम करते रहते हैं पर हर समय वो उस बीमारी के बारे में सोचते नहीं रहते हैं। लेकिन आईबीएस में व्यक्ति हर समय इसके बारे में सोचता रहता है। ये इस बीमारी को का बहुत अभिन्न हिस्सा है जिसके कारण ये बीमारी के रूप में मानसिक बीमारी की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अब आते हैं एक टर्म है जिसे कहते हैं मेडिकल मिसडायग्नोसिस। ये क्या है? तो मेडिकल रिलेटेड अगर कोई गलत डायग्नोसिस तब होता है जब कोई हेल्थ प्रोफेशनल किसी मरीज की बीमारी का गलत डायग्नोसिस करता है, जिससे ट्रीटमेंट में देरी होती है या ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। हमारे देश में हर साल लगभग 50 लाख गलत डायग्नोसिस होता है और इसके कई सारे कारण हैं। डॉक्टर और पेशेंट के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होना, टेस्ट नहीं कराना या टेस्ट के रिजल्ट का गलत इंटरप्रिटेशन करना। इसके कारण पेशेंट को फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल स्ट्रेस और टाइम की बर्बादी होती है। साथ ही पेशेंट का हेल्थ केयर सिस्टम से भी भरोसा उठने लग जाता है। समस्या सिर्फ ये नहीं है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना भी जरूरी है। मानसिक बीमारियों को शुरू से ही इग्नोर किया जा रहा है। शुरुआत के दिनों में जब लोगों ने साइकोलॉजी की बातें करनी शुरू की तो आम पब्लिक ने इसका मजाक बनाया। डॉक्टर और साइंटिस्ट ने भी इसे समझना जरूरी नहीं समझा। आज भी अगर किसी को डायबिटीज है तो वो खुलकर बताते हैं कि मुझे डायबिटीज हो गई है, पर हर संभव मानसिक बीमारियों को छुपाने का प्रयास किया जाता है। आम जनता भी मानसिक बीमारियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे और बरसों तक बीमार रह जाते हैं। इस तरह की बीमारियां शुरू से ही न्यूरोलॉजिस्ट देखते थे या अलग अलग सब्जेक्ट के डॉक्टर देखते थे। तो
जब क्राइटेरिया और गाइडलाइन बनने शुरू हुए, तो सभी ने अपने-अपने समझ और सहूलियत या कह सकते हैं कि उस समय बीमारी का जो भी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल था, उसके हिसाब से बीमारियों को अपने-अपने डिपार्टमेंट में रख लिया। चूँकि साइकियाट्री कभी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता है, जैसा कि बाकी विभाग की बीमारियों में कर लिया जाता है। इसलिए साइकियाट्री कम्युनिटी इस बीमारी पर क्लेम कभी नहीं कर पाता है कि ये मेरे डिपार्टमेंट की बीमारी है। मेरे कई मित्र जो पेट के डॉक्टर हैं, वो खुलकर तो नहीं, पर दबी आवाज़ में ये ज़रूर कहते हैं कि हम लोग आईबीएस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। यानी उनके हाथ बंधे हैं, पर सिर्फ़ इतना भर बोल देने से उनकी ज़िम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। मेडिकल साइंस में कुछ एथिक्स होते हैं कि ट्रीटमेंट के दौरान अगर आपको पता चल जाए कि ये आपका मामला नहीं है या आपसे ठीक नहीं हो रहा है, तो उसे किसी दूसरे डॉक्टर या संबंधित विभाग के डॉक्टर के पास रेफ़र कर देना चाहिए। पर बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पेशेंट के खोने का डर रहता है और कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी कि मैं ही इलाज करूँगा। ठीक वैसे ही जैसे न्यूरोलॉजिस्ट सिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ओसीडी या लगभग सभी तरह की मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं, जो कि एथिकली रॉन्ग गलत है। ये वही बात हो गई कि आपको बीमारी है हड्डी की और आप चले गए दिल के डॉक्टर के पास। बाकी आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन साइकियाट्री कम्युनिटी अपनी बात दुनिया के सामने रखेगा और आईबीएस या इसके जैसी अन्य वैसी बीमारियां जो समय के साथ साइकियाट्री में नहीं रखी गई हैं, उसे इसमें शामिल किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।